प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। राधा रमण स्वामी महाराज की जय। करौली शंकर महादेव की जय। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या गुरु माता की जय। आज से हम करीब 100 साल पहले चलते हैं तो देखते हैं कि भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जिसमें सारे समाज का, पूरे हिंदुस्तान का एक नई दिशा लिखी गई थी या शुरुआत हुई थी। और यह नई दिशा इतनी व्यापक थी कि ये सारे भूमंडल में, सारे पृथ्वी मंडल पर और सारे ब्रह्मांड में अपनी छाप छोड़ती है और सारे जगत में अपने को उस समय की घटना जो घटित हुई थी पुराना नहीं होने देती। और उसी समय दो महापुरुष, कहें कि दो पढ़े लिखे, समझदार, योग्य और दूरदृष्टि रखने वाले भारतीय मनीषी का, महापुरुष का उदय हुआ था। और उनके बीच एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा, घटना और परिणाम का रूप ले रही थी और ली थी। उस पीरियड में आज से 100 साल पहले महात्मा गांधी, जिनको मोहनदास करमचंद गांधी और आज की तिथि में राष्ट्रपिता भी कहते हैं, महात्मा गांधी, जिनको बापू के रूप में हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। और यहाँ तक कि महात्मा गांधी इतने पॉपुलर हैं कि उनके बिना तो सरकार की पहचान भी संभव नहीं है। क्योंकि सरकार किसी भी क्षेत्र में सरकार अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है तो उसकी सीमांकन, उसकी उपस्थिति, उसके द्वारा चलाए गए करेंसी नोटों के माध्यम से दर्ज होती है। प्राचीन काल में आर्थिक में भी किस राजा का साम्राज्य कितनी दूर तक था, यह उसके द्वारा उसके समय में चलाए गए करेंसी, सिक्के, नोट या मुद्रा के फैलाव से पता चलता है कि राजा की हुकूमत यहाँ तक, या उसका साम्राज्य या उसका शासन, उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ तक प्रभावी था। भारत का करेंसी रुपया, जिसको नोट भी कहते हैं, पूरे भारतवर्ष में, इस पूरे भारत भूमंडल पर, इंडिया कंट्रीज में और आधुनिक रूप से कहें तो भारत देश में उसकी सीमाओं के अंतर्गत चलता है। यह चलता हुआ रुपया भारत की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रतीक है। अगर उसकी सीमाओं में ये चलता हुआ रुपया, नोट, करेंसी जो भारत सरकार जारी करती है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाए या उसको लेने से लोग मना कर दें या वह करेंसी मान्य न हो, तो उस पॉइंट तक, उस बिंदु तक, उस दूरी तक भारत की प्रभुसत्ता प्रश्न चिन्ह लग जाती है। और या कहें कि भारत का करेंसी नोट इस क्षेत्र में नहीं चलता, तो इसका यह भी अर्थ हो गया कि भारत देश की प्रभुसत्ता, भारत एज ए कंट्री का क्षेत्रफल और शासन इस बिंदु तक नहीं पहुंच रहा है। तो इस तरह से नोट, करेंसी, रुपया जो भारत के अस्तित्व का, भारत के विस्तार का प्रतीक है,
उस नोट या करेंसी पर महात्मा गांधी छपे हुए हैं, पाए जाते हैं। इस तरह से महात्मा गांधी इज ए सिंबल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑन द करेंसी। इस तरह से महात्मा गांधी कितना पॉपुलर हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आम जनमानस में पॉपुलर है तो निश्चित है कि उसकी सोच, उसका व्यवहार, उसके लोगों के प्रति नज़रिया और लोगों के बीच उसकी पहुंच, यह रिप्रेजेंट करती है कि यह आदमी व्यक्तित्व रूप से लोगों के बीच में कितना पॉपुलर है, कि यह लोगों की मानव जाति के व्यवहार की समझ रखता है। और यदि किसी को पिता का उपाधि दी जाती है तो इसका मतलब है पिता या माता पालन पोषण के रूप में जाने जाते हैं। पालक और पोषक पिता और माता होते हैं। भारतीय संस्कृति में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। इसका मतलब ये है, कहीं न कहीं इसका सिर्फ इतना प्रतीक है कि वह हिंदुस्तान में, इस राष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए जीवन में आशा का संचार थे, उनकी प्रेरणा का स्रोत थे, उनके दुखों को दूर करने का सपने दिखाते थे, मार्ग दिखाते थे। और इन सभी कारणों से महात्मा गांधी लोगों के रूप में, राष्ट्रपिता के रूप में पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी अपने इरा के, अपने समय के एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। उसी समय एक और शख्स जो काफ़ी पढ़ा लिखा था, काफ़ी बुद्धिमान था, डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित था, और जब हिंदुस्तान में शिक्षा अत्यंत कम थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, विदेशी संस्कृति का आक्रमण हिंदुस्तान में हुआ था, विदेशी संस्कृति का फैलाव, प्रवाह हिंदुस्तान की धरती पर हुआ, तो यहाँ से ऊपर सदियों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था और उस विदेशी संस्कृति, उस विदेशी सामाजिक व्यवस्था के बीच में विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिसके कारण यहाँ पर एक नव जागरण, जिसको पुनर्जागरण भी कहते हैं, हिंदुस्तान में आया। कहते हैं कि जागरण, पुनर्जागरण ये दो शब्द हैं। सोया हुआ आदमी, सोया हुआ स्लीप्ड पर्सन जब जागता है तो उसको हम कहते हैं जागा। और जागरण जो लगातार जागने का काम कर रहा है, होश में रहने का काम कर रहा है, ध्यान में जी रहा है, ऊंचाई की तरफ देख रहा है और नई संभावनाओं पर विचार कर रहा है, अपने पुराने कार्यों को वह एनालिसिस कर रहा है और पा रहा है कि उसने तो बहुत से बुरे कार्य, बुरे कर्तव्य को अपने जीवन में समाहित कर लिया है और उसमें धर्म का रूप भी दे दिया है। तो आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान में स्त्रियों को, विधवा स्त्रियों को जला देने की एक धार्मिक एक परंपरा थी, जिसको लोगों ने धार्मिक रूप दे दिया और हजारों हजार औरतों को उस परंपरा के नाम पर, उस धार्मिक स्वरूप के परंपरा के नाम पर जला दिया गया। उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे आत्महत्या करा लिया गया और उनकी चीखती हुई, चिता पर जलती हुई, चित्कार करती हुई, अर्ध जली हुई, विक्षिप्त, भय से ग्रसित बॉडी के चीखने चिल्लाते हुए उस जीव को सती प्रथा का नाम देकर लोगों ने बाहर ढोल नगाड़े बजा करके सती 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 का नाम लेके नारे लगा के उस चीखती हुई अबला को जलाकर खाक कर देते थे। और यह कार्य उस समय धर्म के नाम पर किया जाता था, या कहें किसी भी अनैतिक कार्य को नैतिक जामा पहना ना हो तो उसको धर्म का नाम, रिलीजियस का नाम दे दीजिए, यह धार्मिक है, यह हमारी धर्म पुस्तकों में लिखा है, तो वह अनैतिक कार्य भी धार्मिक बल पाकर नैतिक सी दिखाई देने लगती है। यही भ्रम है, यही माया है,
यही संसार है। तो उस समय 1900 आज से 100 साल पहले भीमराव अंबेडकर एक ऐसे समाज में थे जहाँ सती प्रथा जैसी तमाम कुरीतियाँ थी। उनमें से छुआछूत, गोरा काला और वर्ण व्यवस्था के नाम पर तमाम कुरीतियाँ फैली हुई थी और एक समाज पूरी तरह से उस कुरूपता का सप्रेस्ड था, पीड़ित था। जैसे सती प्रथा के नाम पर हजारों हजार औरतों को जला दिया जाता था, इसी तरह से ऊंच नीच, छुआछूत के भेदभाव में हजारों हजार या कहें कि अधिकांश आबादी को सप्रेस्ड किया गया, शोषित किया गया, उनके मूल अधिकारों से उनको रोका गया, उनके मानवोचित एक मानव होने के अधिकार को भी अपहरित कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। और ये बहुत बड़ी जनसंख्या उस समय अपने इस छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव में बलि चढ़ गई और वह जनसंख्या उस समय समाज में एक बहुत बड़ी संख्या के रूप में थी। और जब समाज में इतनी बड़ी संख्या छुआछूत, ऊंच नीच और अन्य धार्मिक कुरीतियों के कारण शोषित की जाती हो, तो निश्चित है कि समाज का बहुत बड़ा अंग पीड़ित होगा, दुखदाई की स्थिति में होगा, सोचने की क्षमता नहीं होगी। वह अंग, समाज का वह बहुत बड़ा वर्ग देश काल की, बाहर से आने वाले विदेशियों की बात तो सोचने में सक्षम ही नहीं हो सकता था। ऐसी स्थिति में यह सारा हिंदुस्तान विदेशियों का गुलाम रहा। कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में अंतिम हिंदू शासक, कहते हैं यह देश हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की सरजमी पर हम रहते हैं, तो ये अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन था। 7वीं शताब्दी के बाद हिंदुओं का अस्तित्व जो थोड़े बहुत कंट्रीज में था, वह भी समाप्त होने के कगार पर आ गया था। कहने को तो यह इंडिया पूर्व का हिंदुस्तान है, लेकिन हिंदुस्तान की दशा ये रही कि आज हिंदुस्तान उस समय जिस देश के नाम पर, जिस कौम के नाम पर जाना जाता था, गुलामी की स्थिति में आते चला जा रहा था। और बाहर से आने वाली कौमों ने, धर्मों ने इस पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, कब्जा जमा लिया। और यह काल मुग़ल काल, उसके पहले सल्तनत काल के रूप में, और 12वीं शताब्दी में गौरी और 10वीं शताब्दी में गजनवी के आक्रमण के रूप में, और 17वीं 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के शासन के रूप में कार्य किया। और इस तरह से हिंदू, इस्लाम और मूसाई मजहबों के प्रभाव में आया। हिंदुओं की दशा इस पीरियड में और से और बद से बदतर होती चली गई, और हिंदुओं ने अपने बचाने के लिए अपने ही अंदर तमाम कुरीतियों को पैदा कर लिया। और उन्हीं में से सती प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच की कुरीतियाँ जन्म लेती हैं, या पूर्व में बहुत अल्प मात्रा में थी और इस समय युवा होकर विकराल रूप धारण कर ली। इस तरह से हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी सती प्रथा, छुआछूत और ऊंच नीच से सप्रेस्ड हो गई, शोषित हो गई, दुखित हो गई, बुद्धि से पैदल हो गई, और साथ ही साथ ज़्यादा ऊंचा सोचने, विदेशी लोगों के आक्रमण का स्वरूप जानने और अपने अस्तित्व की वी आर इंडियन, वी आर हिंदुस्तानी, इस भाव को भी भूल गई और सिर्फ अपने पेट तक ही सोच पाई कि दो तरफ का, दो वक्त की रोटी मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो उस समय आज से 100 साल पहले भारतीय समाज की स्थिति यहाँ तक बैठ गई, यहाँ तक पहुँच गई थी कि भारतीय समाज को जगाने के लिए जिन मनीषियों ने कार्य किया, और वो मनीषी पश्चिम से पढ़े लिखे वो थे, इसलिए पश्चिम और भारतीय संस्कृति की बुराइयों की, कुरीतियों की तुलना करके उन्होंने लोगों को जगाया और बताया कि तुम्हारा यह धार्मिक स्वरूप, तुम्हारा यह धार्मिक काम वास्तव में धार्मिक नहीं है, एक अधार्मिक कार्य है। और इसी स्वरूप में सती प्रथा का, जिनका नाम राजा राम मोहन राय से भी जोड़ता है, और छुआछूत,
ऊंच नीच, शोषण और शोषित, शोषक और शोषित वर्ग का संबंध भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ है। भीमराव अंबेडकर वास्तव में उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे जो शोषित थे, जो छुआछूत की दंश से पीड़ित थे, जो काले गोरे के भेद से ग्रसित थे और जो सदियों सदियों तक धार्मिक प्रवचनों के आधार पर गुलामों से भी बेहतर खराब जिंदगी जी रहे थे। उनके पुनर्जागरण में, उनको ऊपर उठाने में, उनको सोच की दिशा देने में भीमराव अंबेडकर, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं, अग्रणी थे। और महात्मा गांधी भी कभी न कभी अपने परिवेश को लेते हुए वह भी इस दिशा में कार्य कर रहे थे। अब यहाँ यह सोचने वाली बात है कि दोनों का कार्य एक था, दोनों की दिशा एक थी, फिर भी महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के अनुयायी अलग अलग हैं। और सच बात तो कहें कि कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो महात्मा गांधी की तारीफ करता हो तो भीमराव अंबेडकर को दूसरी दृष्टि से न देखता हो, या ऐसा प्रश्न, ऐसा व्यक्तित्व हिंदुस्तान में ढूंढना मुश्किल है जो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी को निष्पक्ष रूप से समझना चाहता हो, उनके व्यक्तित्व की, उनके कार्यों की विवेचना निष्पक्ष रूप से करना चाहता हो या करने के योग्य हो। और सच बात तो योग्यता तो तब निष्पक्ष होती है जब हम किसी के प्रति, किसी व्यक्तित्व के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होते हैं। और इस तरह से हिंदुस्तानी युवा आज के युग में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक दूसरे को अच्छा या बुरा, ऊंचा या नीचा, एक को दूसरे का दबाने वाला समझ बैठा है, या कहें कि आज की पढ़ाई, आज के मीडिया के युग में वह अपने को किसी एक पक्ष में घुसा हुआ पा रहा है। जहाँ तक कि आज के समय में कुछ वर्ग, कुछ ऐसे वर्ग जो पहले शोषित और दमित थे, भीमराव अंबेडकर को आदर्श मानकर महात्मा गांधी की आलोचना करते हैं, तो कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहने से परहेज करते हैं और किसी और व्यक्तित्व को उनकी तुलना में बेहतर कहते हैं। तो इस तरह से कहा जाए कि 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी, और वह हत्या वास्तव में कोई दुश्मनी बस हत्या नहीं थी, कोई बदला बस हत्या नहीं थी। यह हत्या एक वैचारिक हत्या थी। हिंदू संसार में पहली बार महात्मा गांधी की हत्या की गई तो यह एक वैचारिक, थाटफुल सोच और विचारों के विपरीत, विचारों के टकराव के कारण उत्पन्न हुई हत्या थी, न कि यह आम हत्या थी। नाथूराम गोडसे की गोली मारकर परलोक सिधरवा देने वाले नाथूराम गोडसे, जो कि एक पढ़ा लिखा इंसान था, सोचने समझने की क्षमता थी, दूर तक देख सकता था, लेकिन वह जो देख रहा था उसके हिसाब से गांधी हिंदुस्तान के लिए 1948 तक आते आते अब फिट नहीं रह गए हैं, ऐसा विचार उस नाथूराम गोडसे का था। और यहाँ पर विचारों की टकराहट इस बिंदु पर पहुँच गई कि नाथूराम गोडसे नामक एक पढ़े लिखे व्यक्तित्व ने अपने विचारों को शब्दों से प्रकट करने की जगह गोलियों से प्रकट किया, और गांधी, जिनको राष्ट्रपिता भी कहते हैं, जिनको महात्मा भी कहते हैं, इस लोक से परलोक को सुधार गए। तो यह संसार देखा जाए तो गांधी की हत्या एक वैचारिक हत्या थी, और हत्या करने वाले ने अपने विचार को प्रकट करने का माध्यम गोली चुना, जो कि शायद बहुत मज़ेदार नहीं था, क्योंकि यदि गांधी रहते तो उनके विचारों से टकराने के लिए नाथूराम गोडसे को ज़्यादा समय मिलता और अपने विचारों को उनके खिलाफ ज़्यादा प्रकट कर सकता है। इसलिए यदि संसार में विचारों की लड़ाई हो तो उस लड़ाई को विचारों के माध्यम से लड़ने में ही मज़ा आता है। अगर कहें कि खेलब न खेल देव खेलिए बिगाड़ब, ये बनारस की कहावत है, खेलब न खेल देव खेलिए बिगाड़ब, भैया हम न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल ही बिगाड़ देंगे। तो नाथूराम गोडसे ने जो महात्मा गांधी की वैचारिक हत्या की, हत्या नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि गांधी की विचारों से खेलने का मौका नाथूराम गोडसे और उसके जैसे व्यक्तित्वों को था, और यही बेस्ट तरीका हो सकता है। फिर भी हम अपनी बिंदु पर जा रहे हैं कि हम गांधी और अंबेडकर की बात कर रहे हैं। आज से 100 साल पहले गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 में पूना पैक्ट नामक एक संधि हुई थी। अब पूना पैक्ट नामक संधि में कुछ लोग गांधी के साथ खड़े हैं
और कुछ लोग भीमराव अंबेडकर के साथ खड़े हैं। कुछ कहते हैं कि गांधी ने भीमराव अंबेडकर को ठग लिया, भीमराव अंबेडकर की ज़बरदस्ती बात मनवाने के लिए अनशन किया। तो कुछ लोग कहते हैं कि यदि गांधी भीमराव अंबेडकर अपनी पहले वाली बात जो गांधी अंबेडकर और ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि, ब्रिटिश सरकार कहें इरविन के बीच हुई थी, यदि वह बात भीमराव अंबेडकर की हूबहू मान ली जाती तो हिंदुस्तान में का स्वरूप और होता, हिंदुस्तान की दशा और दिशा और होती। और यहाँ पर गांधी ने भीमराव अंबेडकर की उन बातों के खिलाफ जो ब्रिटिश सरकार से की गई थी संशोधन के लिए आमरण अनशन किया और अंत में मजबूर होकर भीमराव अंबेडकर को गांधी से समझौता करना पड़ा। और यह समझौता पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। तो क्या यह पूना पैक्ट नामक समझौता में क्या 1932 का पूना पैक्ट न होता तो अछूत दलित वर्ग आदि कमजोर वर्ग का समाज आज उस समय की तुलना में कैसा होता, यह विचार करने योग्य है। साथ ही यदि अनशन में गांधी जी मर जाते, पूना पैक्ट जो गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे कि ब्रिटिश भीमराव अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ है उसको नहीं माना जाए और जब तक इस समझौते में संशोधन नहीं किया जाता है, गांधी पर अनशन पर आमरण अनशन पर बैठ गए थे। तो यदि उस आमरण अनशन में अनशन करते करते गांधी जी मर जाते तो क्या होता, यदि अनशन में गांधी मर जाते तो क्या घटनाएं हो सकती थी, यह विचार करने वाली बात है। साथ ही गांधी भीमराव अंबेडकर समझौता 1932 पूना पैक्ट क्या था और इसका स्वरूप क्या था, और क्या अंबेडकर की मांग देश हित में उस समय जो गांधी से अंबेडकर मांग रहे थे या जो ब्रिटिश सरकार से अंबेडकर का समझौता हुआ था और अंबेडकर उसी को लागू करना चाहते थे और महात्मा गांधी उसमें कुछ संशोधन चाहते थे, तो क्या यदि भीमराव अंबेडकर की मांग देश हित में जायज़ थी या जायज़ होती, ज़्यादा प्रोग्रेसिव थी यदि पूना पैक्ट के न होता और उन्होंने जो ब्रिटिश के साथ समझौता किया था दलितों के लिए अलग राज्य की या अलग मतदान, अलग मत की व्यवस्था की, आरक्षित सीट की, यदि वह हूबहू मान ली जाती तो क्या दलितों की स्थिति अच्छी थी, या गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हो जाने पर जो नया समझौता आया वह देश हित में ज़्यादा अच्छा था, यह विचार करने की बात है। समझौते से अंबेडकर को क्या मिला, क्या उनकी मांग से गांधी ने ज़्यादा दे दिया उनको, या शूद्र समाज आदि को अल्पज्ञ अम्बेडकर वादियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार छोटा समझा दिया कि गांधी और अम्बेडकर के बीच जो समझौता हुआ उसमें गांधी ने बाजी मार ली और अम्बेडकर को विवश किया अपनी बात मानने के लिए, जो शूद्रों और शोषित वर्ग के हित में नहीं था। तो वही बात कहा जा रहा है कि समझौते से अम्बेडकर को क्या मिला, क्या उनकी मांग से गांधी ने ज़्यादा दे दिया या शूद्र समाज आदि को अल्पज्ञ अम्बेडकरवादियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार छोटा समझा दिया। और यदि कहें तो देश के बारे में भीमराव अम्बेडकर से ज़्यादा समाज के बारे में गांधी की सोच विस्तृत है। मेरा ये कहना है कि देश के बारे में भीमराव अम्बेडकर से ज़्यादा समाज के बारे में गांधी की सोच विस्तृत थी, फैली थी, विशालता लिए हुई थी, दूरदृष्टि वाली थी। और गांधी के पीछे जनता तब खड़ी थी, अंबेडकर के पीछे जनता अब खड़ी है। गांधी के पीछे जनता उस समय गांधी जनता में बहुत पॉपुलर थे और गांधी के पीछे उस समय बहुसंख्यक जनता खड़ी थी और अंबेडकर के पीछे आज पढ़ी लिखी जनता जो अंबेडकर को जानती है वो खड़ी होती जा रही है। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर में ज़्यादा आधुनिक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, लेकिन उस समय गांधी ज़्यादा प्रासंगिक थे। फिर से कह रहा हूँ, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में भीमराव अम्बेडकर ज़्यादा आधुनिक थे और महात्मा गांधी उस समय ज़्यादा प्रासंगिक थे। इन सब बातों पर गांधी और अम्बेडकर को लेकर पूना पैक्ट और पूना पैक्ट से होने वाली सामाजिक परिवर्तन, और पूना पैक्ट नहीं होता तो क्या सामाजिक परिवर्तन होता, और आज की स्थिति में हिंदुस्तान का सामाजिक स्वरूप जो दिख रहा है क्या इससे बेटर होता या इससे भी खराब होता या इससे भी स्लो प्रगति करता, ये सब पर अपने विचार आप
पूना पैक्ट में मैं कभी बताऊंगा और रखूंगा तो हम जानते हैं, हम ये प्रकट करते हैं, हम ये मानते हैं। गांधी और अंबेडकर हिंदुस्तान के दो बहुत बड़े मनीषी, विचारक, पढ़े लिखे, समझदार और समाज को एक दिशा देने वाले, एक नई दिशा देने वाले और समाज को एक दिशा में ले जाने वाले महापुरुष थे। अपने अपने कार्यों को ईमानदारी से करने वाले पुरुष थे और साथ ही साथ दूरदृष्टि रखने वाले महापुरुष थे और समाज को एक नई दिशा देने वाले और समाज के हित के विषय में सोचने वाले दोनों ही व्यक्तित्व थे। हिंदुस्तानियों को और पूरे भारत को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान की ज़मीन पर, हिंदुस्तान की सरजमी पर, हिंदुस्तान की माटी में ये दो सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी पैदा हुए। हम दोनों को नमन करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी सकारात्मक पॉजिटिव दिखा हो तो आप मानव समुदाय के हित में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।